Hello students, welcome back to Navankur Busy Lessons. So have you all remembered that we have already completed reflection of light? And today we are going to start our new topic, refraction of light. So let's come to the basic concept of refraction of light. First we study what is refraction. The change of direction of light passing from one transparent medium to another. Refraction means क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक पॉलिश्ड सरफेस से होता है, लेकिन अपवर्तन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। मतलब लाइट को पास होने के लिए यदि रास्ता मिल जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए दो पारदर्शी माध्यमों की आवश्यकता होती है। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होता है। तो हमने क्या देखा? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब लाइट की डायरेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये होता क्यों है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, अलग माध्यम में अलग होती है। इसलिए स्पीड चेंज होने से वो अपना रास्ता बदल लेता है। प्रकाश, लाइट अपना रास्ता बदल लेती है ना? सब मीडियम में, अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। आपकी बुक में टेबल दी है, सारे मीडियम की में लाइट की स्पीड अलग अलग लिखी हुई है। यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब निर्वात में प्रकाश की जो चाल है और हवा में जो चाल है उसको लिखा है। ये गलती से लिखा है 3 × 10⁻⁸ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 8 है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे भी हमें बहुत सारी मीडियम में लाइट की स्पीड दी है, हमें उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है उसको लिख लेते हैं। अब बुक में, आपकी बुक में सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रकाश के अपवर्तन के, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम उन्हें एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है, जो तल होता है, वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अ पेंसिल partially immersed in water appears to be bent at the surface of water and air. यदि हम तिरछी किसी भी पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल बीच में से टूट गई या मुड़ गई। ये भी प्रकाश के अपवर्तन, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है। लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। यदि ग्लास टम्बलर में लेमन को डाला जाए तो वो बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हम लोग देखते हैं ऑफिसेज में जो टेबल होती है किसी भी ऑफिसर की, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा होता है, एक कांच रखा होता है जिसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। उसको रखने का क्या कारण है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमें अच्छे से अपीयर हो, उसके लेटर्स अच्छे से अपीयर हो, इसलिए उसको रखा जाता है। अब ये भी क्यों होता है कि उसके जो लेटर होते हैं वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये भी लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है।
अब ये होता कैसे है, आगे हम एक एक करके स्टडी करते जाएंगे कि ये उठे हुए क्यों दिखाई देते हैं। स्विमिंग पूल का जो बॉटम है ऊपर क्यों दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है स्विमिंग पूल में कि जैसे वो कम गहरा है ना, तो तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पेंसिल डालें या कोई भी लकड़ी की स्टिक डालें और हम उसको देखें तो ऐसा लगेगा हमें कि वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेमन को डालें ग्लास टम्बलर में तो वो बड़ा दिखाई देगा। और ये तो आपने देखा ही है ऑफिसेज में टेबल पे जो ग्लास रखा होता है उसमें क्लियर हमें लेटर्स दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन है। इसको हम थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एक ग्लास स्लैब है जिसमें बाहर मीडियम है एयर और अंदर जब लाइट जाएगी तो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। वो क्या मीडियम हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये जो रे है वो इंसिडेंट रे है, तो हम इसको नेम दे देते हैं ए। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। एरो बना देते हैं। एरो का आप हमेशा ध्यान रखिए कि एरो जरूर बनाना है आपको। जब भी आप कोई डायग्राम बनाए रे से रिलेटेड तो एरो जरूर बनाए। ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये ग्लास स्लैब का ये सरफेस है, इसको हम नॉर्मल बना लेंगे। ये ठीक है, अभिलंब हो गया ये हमारा, ये आपतित किरण हो गई। यहाँ पर एयर है, इधर एयर है और जब ग्लास में के अंदर लाइट एंटर करेगी तो मीडियम चेंज हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा मीडियम। तो जो बाहर का मीडियम है एयर है, वैक्यूम है, वहां पर लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम। के बाद क्या होता है कि जब लाइट अंदर एंटर करती है तो उसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ये उसका पाथ ओरिजिनल पाथ था। लेकिन स्पीड कम होने से क्या होता है, स्पीड कम होने से जो हमारी लाइट है वो अपना रास्ता बदल लेती है। अब बदल क्यों लेती है, देखिए उसको लाइट की ये जो रे है इसको पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, इस प्लेस पे पहुंचना है। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड एस इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जानते हैं। अच्छा, लाइट की एक टेंडेंसी होती है कि उसको एक प्लेस पर पहुंचना है। उस प्लेस पर पहुंचने के लिए उसको स्पीड भी मेंटेन करना है, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और टाइम पर पहुंचना है। मेन बात क्या है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, न जल्दी पहुंचना है न लेट पहुंचना है। और स्पीड और डिस्टेंस दोनों उसको मेंटेन रखना है, बस उसे टाइम पर पहुंचना है, ना वो लेट होगी और ना वो जल्दी पहुंचेगी। इसलिए उसको अपने रास्ते बदलना पड़ते हैं, उसको अपनी स्पीड चेंज करना पड़ती है ना। अब स्पीड तो लाइट की आप जानते हैं कि कैसी होती है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। लेकिन स्पीड कैसे बदल जाती है, आप लोग अपने शहर में चलते होंगे या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बाइक पर बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे, आप लोगों को रास्ते में ट्रैफिक दिखाई देता है, ट्रैफिक बहुत होता है रोड पे, तो क्या हमारी बाइक या कार बहुत जल्दी से चल लेती है? ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ट्रैफिक कम होता है हमारी स्पीड बढ़ती जाती है और ट्रैफिक ज्यादा होता है तो स्पीड कम होती जाती है ना। तो हम लेट पहुंचते हैं। यदि हमें कम ट्रैफिक वाला रास्ता चूज करते हैं हम, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही इसमें मीडियम में लाइट की स्पीड का होता है। अब यहाँ पर जो हमारा मीडियम है, ये जो मीडियम है
ये मीडियम है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, रेयर है मीडियम। तो ये एयर है, यहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी, है ना। तो यहाँ तक जो हमारी जो लाइट आई है, ये इस पॉइंट तक, इसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज है, ठीक है। अब लाइट यहाँ तक स्पीड तेज थी, लाइट ने अंदर एंटर किया, जैसे ही इस पॉइंट के बाद अंदर एंटर किया, उसने मीडियम चेंज किया, ये ग्लास मीडियम हो गया। तो लाइट की स्पीड अब यहाँ पर हो गया ट्रैफिक ज्यादा, मतलब जो इसके ग्लास स्लैब जो बना हुआ होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होगा, है ना, क्योंकि वो सॉलिड होता है, उसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। अब लाइट को अंदर एंटर करने में दिक्कत आ रही है, उसको चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मतलब हमारी जो बाइक जा रही है उसको ट्रैफिक बहुत मिल रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई, उसके कारण उसको यहाँ जाना था, यहाँ जाना था, इधर जाना था। अब उसने कौन सा रास्ता वो चूज करे कि वो टाइम पर इधर आ जाए, कौन सा रास्ता चूज करे, जरूर वो छोटा रास्ता चूज करेगा, है ना। अब एक तो रास्ता है ये वाला, उसका ओरिजिनल पाथ है, एक रास्ता है ये वाला, यहाँ आना है, और एक रास्ता है ये वाला। आप बताइए कौन सा रास्ता चूज करेगी लाइट, जिससे वो जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ना। अब वो कौन सा रास्ता चूज करेगी जिससे कि वो जल्दी पहुंच जाए, तो इस रास्ते से वो यहाँ पर टाइम पर पहुंचेगी, क्योंकि लाइट की क्या टेंडेंसी है कि ना वो लेट होना चाहती और ना वो जल्दी पहुंचना चाहती, लेकिन वो अपना रास्ता, अपने डिस्टेंस चेंज कर सकती है। अब लाइट यहाँ से जाने की जगह यहाँ से आएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो बेंड की हुई लाइट है वो एक ग्लास वाले मीडियम में एक ही स्पीड से चलेगी, क्योंकि यहाँ पर उसको ट्रैफिक सेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक वो आई। अच्छा, इसमें जो लाइट की जो रे है वो जब यहाँ पर बैंड हुई है तो हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्ट। क्या बोलेंगे, मीडियम चेंज हुआ। हमने पहले ही आपको बताया है कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो मीडियम यहाँ से चेंज हो गया, इसका मतलब ये जो लाइट रे है, ये जो बैंड हुई है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड। यहाँ पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, ये कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल आई, जिसको हम नेम देंगे आई, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल बनेगा, इसको नेम देंगे हम आर, ठीक है। अब ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, हमने ये लॉ पढ़ा ही नहीं है इसका। इसमें क्या हुआ, अब इसके बाद यहाँ तक ये लाइट की रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सीधी इंसिडेंट बनकर यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ तक आई। उसके बाद मीडियम फिर से चेंज हो गया, मीडियम फिर से चेंज हुआ तो क्या हुआ, फिर से क्या होगा, अब वही लाइट की टेंडेंसी, उसको टाइम पे पहुंचना है ना। जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो मीडियम क्या हुआ, यहाँ से ग्लास से एयर, ग्लास से क्या हो गया, एयर हो गया, एयर मीडियम हुआ तो लाइट की स्पीड फिर बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, टाइम पे पहुंचना है, जल्दी नहीं पहुंचना, तो कौन सा वाला रास्ता यूज करेंगे, लंबा वाला, है ना। तो लाइट ऐसी इससे दूर हट के चलेगी, नॉर्मल से दूर वाले रास्ते से चलेगी। ये जो हमारा नॉर्मल है वो ऐसे करके
ये सरफेस है, अब ऐसे लंबा वाला रास्ता चूज करें तो ये जो रे है वो क्या हो जाएगी, इससे दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पर जब मीडियम रेयर था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की रे एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है ना। ये हमें कुछ पॉइंट लर्न करना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे, जिससे कि हमें बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा हो गया है, अब लाइट ने यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ओरिजिनल पाथ है, ये हमारा ओरिजिनल पाथ है, ये वाला, ये ओरिजिनल पाथ है, और यहाँ पर ये जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट होकर आई। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया है ना। इन दोनों के बीच में क्या बन गया है, डिस्टेंस बन गया है। तो यहाँ जाना था और यहाँ हमें दिखाई दे रही है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके कारण ही हमें जो लेटर्स हैं वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। स्विमिंग पूल का बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है ना। यही कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसको बोलेंगे हम इमर्स्ड रे। ये इमर्स्ड रे है, यहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा, ये सारे एंगल बनेंगे। ठीक है, इसके कारण ये जो हमारी रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और जैसे जैसे इसकी ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ती जाती है, ये जो डिस्टेंस है वो आपस में बढ़ती जाती है, ये डिस्टेंस है बढ़ती जाती है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण भी ऐसा होता है, डिस्टेंस उसके कारण भी बढ़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ आपने पढ़े हैं, एग्जाम में आपके दोनों लॉ पूछे जाते हैं, रिफ्रैक्शन भी रिफ्लेक्शन भी। देखिए फर्स्ट लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया लिखा है यहाँ पर, मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन होगा, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। दोनों मीडियम के पॉइंट पर क्या होगा, ये सारे सेम प्लेन पर रहेंगे, इंसिडेंट और लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। सेकेंड लॉ है इसका स्नेल्स लॉ। ये हमारे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि स्नेल्स लॉ लिखिए, ठीक है, या फिर लॉज लिखिए रिफ्रैक्शन के। ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन बन के आ जाता है। स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। साइन ऑफ एंगल ये आप 10th क्लास में साइंस में मैथ में पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन, है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन वैल्यू निकालना है किसकी, इंसिडेंट की, मतलब इंसिडेंट रे जो हमारी होती है उसकी वैल्यू निकालना है, मैंने साइन आई की वैल्यू निकालना है। एंगल फाइंड करते हैं हम लोग, फिर आई एंगल आता है उसका साइन निकालना है हमें। उसके बाद रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका हमें साइन निकालना है। दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक मीडियम में ये दोनों लॉ आपको लर्न करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वही है
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अच्छा, हम रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कब होगा? जब लाइट एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक डेंसर मीडियम होता है और एक रेयर मीडियम होता है। दोनों मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तब रिफ्रैक्शन होता है। तो जब रेशियो निकालेंगे हम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, हमने बताया है कि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है ना? दोनों मीडियम होंगे, लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इसका रेशियो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमेशा ही वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है। हम दो मीडियम कोई से भी लेंगे, जैसे हम एक बाल्टी लेंगे, उसमें पानी भरा हुआ है। एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया वाटर, ठीक है। ग्लास स्लैब लेंगे, एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया वाटर, या फिर एक मीडियम हो गया वाटर, दूसरा मीडियम हो गया एयर। तो दो मीडियम ऐसे लेंगे, ठीक है। अब हमें इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिसका भी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम और अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम, सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, दोनों का हम रेशियो फाइंड कर लें तो निकल आएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाले साइन से यूज करते हैं। The ratio of speed of light in a given pair of medium, इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से। इस तरीके से इसको बनाते हैं। म्यू इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेलोसिटी को हम स्पीड से भी डिनोट कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। v यहाँ पर वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट है, v2 यहाँ वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है सेकेंड मीडियम की, v1 फर्स्ट मीडियम की। दोनों का रेशियो फाइंड करके हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यू 2:1 का मीनिंग क्या है? 2:1 का मीनिंग है कि फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम की कंपैरिजन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम को ऊपर और सेकेंड मीडियम को नीचे रखेंगे। 2:1 लिखेंगे तो नीचे आएगा सेकेंड मीडियम, और 1:2 लिखेंगे तो नीचे आएगा फर्स्ट मीडियम, ठीक है। जो पहले लिखा है उसको हम बाद में नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वैक्यूम की, है ना। वैक्यूम के साथ हम किसी भी अदर मीडियम का साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू हो गया सी मीन्स है यहाँ पर वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और वी है किसी भी अदर मीडियम में लाइट की स्पीड। दोनों का रेशियो फाइंड करके हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। वेयर सी इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैक्यूम में इसकी क्या है? लाइट की स्पीड है। वी अदर मीडियम का हम अपनी बुक की टेबल में से देख सकते हैं स्पीड लाइट की। अदर मीडियम में लाइट की क्या स्पीड होती है ये हम वहां से देख के और फिर यहाँ पर वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड में। लाइट की स्पीड मतलब डायमंड में कैसी होगी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, वहां पर टेबल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट, जिसकी वैल्यू होती है 2.42, ठीक है। ये आप लर्न कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, 2.42। अब आते हैं हम स्फेरिकल लेंस की तरफ। अच्छा, हमने देखा है
कि मिरर्स में क्या होता है। मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मिरर की एक साइड पॉलिश्ड होती है और लेंस में, लेंस का मतलब लेंस से ही नहीं है, लेंस का मतलब है कि किसी भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। एक एयर वाटर हो सकता है, वाटर एयर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, एयर ग्लास हो सकता है, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के लिए ये बिल्कुल कंपलसरी है कि दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि हमें मिलता है स्पेरिकल लेंसेज। लेंस आप लोग जानते हो कहाँ यूज होते हैं, सब जगह आजकल लेंस यूज होते हैं। जैसे हम लोग जो चश्मा लगाते हैं, जिसकी आई साइड वीक होती है, वो लोग लेंस वाले चश्मे यूज करते हैं, इसमें चश्मे में लेंस ही लगे होते हैं। उसमें भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। कैमरे में लेंस लगे हुए होते हैं, उनमें भी क्या होता है, हमारे मोबाइल के कैमरे में जो भी हम आजकल अधिकतर देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन के बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, देखिए दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी है। कॉन्वेक्स लेंस थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में पतला होता है और सेंटर में थिक होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है, बीच में से वाइड होता है। फर्स्ट क्या हो गया इसका, थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे पतला होता जाता है, और थिक एट सेंटर, सेंटर में मोटा होता है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रेज होती हैं वो एक जगह इकट्ठी होती हैं। तो इकट्ठी होना, रेज को मिलना सॉरी कन्वर्ट करना बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें पूछा जाता है कि लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो हम अपने जो वैल्यू आती है हमारी, उससे हम बता देते हैं कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा किस लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे और किसको हम डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये CONVE कॉन्वेक्स में भी आता है और CONVER कन्वर्जिंग में भी आता है, इससे आप याद रख सकते हैं। अब कॉनकेव लेंस है, बीच में कैसा होता है, ये थिन होता है और कॉर्नर्स में थिक होता है, कॉर्नर से फैलता जाता है। थिक फ्रॉम द कॉर्नर, इसका जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं। थिन एट सेंटर डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, ये वाला डाइवर्जिंग होता है। अब इसकी देख लीजिए, मिरर में क्या होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, एक फोकस होता था, एक पोल होता था। यहाँ पर दो सेंटर है, एक C1 है, एक C2 है, दो फोकस है, F1 है और F2 है, और पोल की जगह यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर, बीच वाला सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक बात और आप याद रखें कि जो कॉनकेव मिरर में होता था वो कॉन्वेक्स लेंस में होगा। मिरर और लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यदि आपने एक बार मिरर की सारी कंडीशन, सारी पोजीशन ऑब्जेक्ट की, इमेज की अच्छे से समझ के लर्न की है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें केवल एक बार मेहनत करना है, किसमें, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। उसके बाद हमें ये दोनों लेंस आराम से समझ में आ जाएंगे। तो आप मिरर की केवल कंडीशन याद रखें, लेंस अपने आप समझ में आता जाएगा। अब उसमें बस ये था, एक सेंटर था, एक मेन फोकस था, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें भी रहती है। पोल की जगह यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, पोल की जगह यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। इसमें भी दो C1, एक सेंटर इसका है इस वाले लेंस का, और एक इसका है C2। ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है।
दोनों तरफ। ऐसे ही इसमें भी है, इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, इसलिए इसमें 2 सेंटर है और 2 फोकस है। ठीक है, बाकी सब चीज इसमें जो मिरर में थी वो इसमें भी है, बस पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर है। और जैसे यहाँ से फोकल लेंथ थी यहाँ तक की, वो भी रहेगी, रेडियस रहेगी, ये रेडियस रहेगी, सब कुछ सेम है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये एक टेबल है, इसमें ये कंडीशन आपको बिल्कुल मिरर जैसी समझ में आएंगी। देखिए मिरर में क्या था, हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का। ऑब्जेक्ट पोजीशन जो थी इन्फिनिटी पे थी, इमेज बन रही थी कहाँ पर, फोकस पर। यहाँ पर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा और F1 पर ना बन के इमेज F2 पर बनेगी। ठीक है, साइज जो डिमिनिश्ड था वो इसमें भी रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। इन्वर्टेड और रियल इमेज उसमें भी थी और इसमें भी रहेगी। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में बिहाइंड 2F1, 2F1 इसको बोल रहे हैं, देखिए ये जो C1 है, ये जो C1 है इसको हम 2F1 भी बोलेंगे, ये C1 नहीं बोलेंगे इसको। है तो वो C1 है लेकिन F1 का डबल है, इसलिए इसको 2F1 बोलेंगे। ये C2 जो है इसको बोलेंगे 2F2। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले C1 लिख लें, जस्ट डबल है F1 का, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 2F1। यहाँ C2 लिख लें और उसको 2F2 कर दें। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो सेकेंड वाली कंडीशन जो थी वो थी बिहाइंड 2F1 मतलब बियॉन्ड C। ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2 साइड है हमारा, राइट हैंड साइड है F2 और 2F2 मतलब F2 और C2। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही था, मिरर में भी यही था, बियॉन्ड C दोनों के बीच में बन रहा था, किसके, सेंटर और फोकस के बीच में। डिमिनिश्ड था, इन्वर्टेड और रियल थी, सेम बिल्कुल, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। एट 2F1 यहाँ C1 पे था ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी इमेज थी वो भी C1 पे ही बन रही थी। और यहाँ पर क्या है, 2F1 पर ऑब्जेक्ट है, 2F1 पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 2F2 पर इमेज बनेगी। जैसे C1 पर ऑब्जेक्ट रखा होने पर सेम साइज की इमेज बनती थी, ऐसे ही यहाँ 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखने पर सेम साइज की इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। बिटवीन 2F1 एंड F1 मतलब C और F के बीच में, बिहाइंड 2F2 बियॉन्ड C। ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है इस वाले का। इनलार्ज इमेज बनती थी हमारी, इन्वर्टेड और रियल बनती थी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वही की वही है, सेम टू सेम। एट F1 ये इसका अपोजिट है, मिरर में भी ऐसा ही था, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो F1 पे इमेज बन रही थी, F1 पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है ना, सेम बिल्कुल। इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, इन्वर्टेड, रियल, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है इसलिए हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। लास्ट जो 6th कंडीशन थी उसमें जो हमारी इमेज थी वो वर्चुअल और इरेक्ट थी, सेम कंडीशन इसमें भी है ना। बिटवीन F और वहां था P, यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो हमारी जो इमेज बनी थी वो बिहाइंड द मिरर बनी थी। इसमें बिहाइंड O ऑप्टिकल सेंटर मतलब उसके पीछे बनेगी, है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रैक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। उसमें भी कुछ भी हमें आगे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हम केवल मिरर को लर्न करें
और हमारा सब कुछ काम लेंस में हो जाएगा। बस हमें ये याद रखना है कि जो हमारा मिरर था वो कॉनकेव था और लेंस है वो कॉन्वेक्स। बस हमें ये याद रखना है और एक बार ये टेबल लर्न करना है और अपने आप दूसरी टेबल बनाना है। मिरर वाली आप लर्न कीजिए, लेंस वाली उसके अकॉर्डिंग बनाते जाइए। डबल डबल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग खुद इमेज बना के देखें। मैं अपने वीडियो में आपको इमेज बनाना बताऊंगी, फिर आप अपनी सारी इमेज बना के रखें और इससे मैच करें। क्या हम सही जा रहे हैं, इसको आप मैच करते जाएं। मैं अपने अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई प्रॉब्लम हो तो, और नवांगपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।